दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहे थे। चौराहे पर जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक औरत एक ठेले पर सब्जी बेच रही थी। एसडीएम साहब जैसे उस औरत को देखते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। इस वजह से अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोस्तों वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस ठेले के पास जाते हैं जिस ठेले पर वह औरत सब्जी बेच रही थी। जैसे एसडीएम साहब जाते हैं वैसे वह औरत अपना चेहरा छिपाने लगती है। यह देख करके एसडीएम साहब कहते हैं, सोनम, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुम अपना चेहरा मत छिपाओ। मेरे दोस्तों, एसडीएम साहब का उस सोनम से क्या ताल्लुक था, क्या संबंध था, जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। फिर दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सोनम होता है। सोनम काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्मार्ट थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। मेरे दोस्तों, जब वो स्कूल में पढ़ने जाया करती थी तो अपनी सहेलियों से कहती थी कि मेरे सपनों का राजकुमार कोई आएगा और वही मुझसे शादी करके मुझे ले जाएगा। दोस्तों, इस कदर उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पूरी होती है और वो बड़ी हो जाती है और शादी करने लायक हो जाती है। इधर उसके पिता और उसका भाई शादी करने के लिए लड़के की तलाश करने लगते हैं। फिर दोस्तों, लड़के की तलाश करते हुए सोनम के पिता और भाई एक लड़के को देखने के लिए जाते हैं। उस लड़के का नाम संदीप था। पहले तो सोनम के पिता और उसके भाई को लगता है कि यह लड़का सही नहीं है, क्योंकि लड़का काफ़ी सांवला था और जो सोनम थी काफ़ी सुंदर थी। लेकिन दोस्तों, जाने के बाद जब सोनम के पिता और उसके भाई संदीप से बात करते हैं तो उन्हें पसंद आ जाता है वो लड़का, क्योंकि दोस्तों संदीप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात कर रहा था। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, उसका जो आचरण था, स्वभाव था, बहुत गजब तरीके का था। उसके पिता को लगता है कि यह संदीप बहुत अच्छा लड़का है और मेरी लड़की को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा, बहुत ही सभ्य इंसान है। इस वजह से दोस्तों सोनम के पिता और उसके भाई उस लड़के को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद घर पर आते हैं। घर पे आने के बाद सोनम के पिता अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, तुम्हारी शादी मैं एक जगह सेट कर चुका हूँ और लड़का मुझे पसंद आ गया है। सोनम कहती है, पिताजी, लड़का सही है ना? मेरी जोड़ी और उसकी जोड़ी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसा ना हो कि मेरी जोड़ी उसके साथ मेल ना खाए। यह बात सुनकर के सोनम के पिता कहते हैं, बेटी देखो, लड़का बहुत अच्छा है, थोड़ा सांवला है लेकिन बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुशील है। जब यह बात हो रही थी उसी वक्त सोनम का भाई आता है और फोटो दिखाने लगता है सोनम को। सोनम जैसे ही फोटो देखती है दोस्तों, वैसे ही वह मायूस हो जाती है, क्योंकि लड़का काफ़ी सांवला था और यह काफ़ी गोरी थी। इसके मन में पहले से बहुत बड़ा सपना था कि मेरे मेल का, मेरे जैसा कोई सुंदर लड़का मिलेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन दोस्तों, यह अंदर ही इस बात को दबा लेती है और अपने पिता से अपनी अंदर की दुख को बता नहीं पाती है। धीरे धीरे टाइम वक्त आता है और शादी का डेट भी नज़दीक आ जाता है, लेकिन सोनम अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि दोस्तों एक गांव की लड़की थी और वह लड़की गांव के होने के नाते उसके पास हिम्मत नहीं था कि अपने पिता से कहना कि मैं शादी नहीं करूंगी। शादी का डेट आ जाता है नज़दीक और शादी के डेट पर जो संदीप है अपना सज संवर कर सभी बारातों को लेकर पहुंचता है सोनम के घर शादी करने के लिए। मेरे दोस्तों, बारात बहुत बड़ी धूमधाम से आई थी। सब लोग जश्न की तैयारी में लगे थे। जयमाल सजा था।
जब जयमाल होने का टाइम वक्त आ जाता है, तो जब सोनम जाती है उस स्टेज पर और जब एक माला उठाती है संदीप के गले में डालने के लिए, तो उसका चेहरा देखकर दोस्तों वो वहीं पर रुक जाती है। जयमाल उसके गले में नहीं डालती है, क्योंकि वो देखती है कि लड़का बहुत ही सांवला है और मैं बहुत ही गोरी हूँ। वो बहुत ही मायूस हो जाती है, कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी इस लड़के से, यह लड़का मेरे लायक नहीं है। दोस्तों जयमाल सजा था, सब लोग देखने के लिए बेताब थे और उस वक्त लड़की कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। फिर दोस्तों हंगामा हो जाता है, उसके माँ बाप, उसके पिता, उसके भाई आते हैं और सोनम को समझाते हैं, देखो सोनम सुंदरता पर नहीं जाते हैं, लड़का बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुशील है, पढ़ा लिखा है, तुम्हें वह बहुत ही सम्मान करेगा और बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ बिहेवियर करेगा। लेकिन दोस्तों लाख समझाने के बाद भी सोनम नहीं मानती है, स्टेज से नीचे उतर आती है। नीचे उतर आने के बाद दोस्तों बहुत लोग सोनम को समझाते हैं, लेकिन सोनम नहीं मानती है और शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। उसी वक्त कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, मौके पर पुलिस आती है और जब पुलिस आती है, जब पुलिस इस मामले की जांच करती है, तो मामला निकल कर आता है कि लड़की शादी नहीं कर रही है क्योंकि लड़का काफ़ी सांवला है। दोस्तों लड़की पुलिस से कहती है कि मेरे माँ बाप और मेरे घर के लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से करा रहे हैं और मैं इस लड़के से शादी करना नहीं चाह रही हूँ। दोस्तों यह शब्द सुन कर के पुलिस वाले लोग कहते हैं लड़की के पिता से, देखिए अगर लड़की नहीं शादी करना चाह रही है तो आप ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते, क्योंकि यह कानून का एक नियम है, इसको अधिकार है कि अपनी मर्ज़ी से फैसला ले सकती है। जब पुलिस यह बात कहती है दोस्तों, तो शादी रुक जाती है और लोग सोनम पर जोर ज़बरदस्ती करना बंद कर देते हैं। बारात अब वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब बारात वापस जा रही थी, उसी वक्त दोस्तों उस गांव के बगल का एक व्यक्ति संदीप के पिता से कहता है कि बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ। संदीप के पिता कहते हैं बुरा कौन सी बात है, सब कुछ तो लुट गया, सब कुछ इंसल्ट बेइज्जती हो गया, शादी नहीं हो रही है, अब हम लोग बारात लेकर वापस जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप कहिए। दोस्तों वह व्यक्ति कहता है संदीप के पिता से कि मेरी लड़की है, पढ़ी लिखी है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी लड़की बहुत ही सभ्य, बहुत सुशील है, अगर आप चाहें तो मेरी लड़की से शादी करके आप मेरी लड़की को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं आपको दान दहेज दे सकूं। दोस्तों जो संदीप का पिता है वो सोचता है कि बारात जो वापस जाएगी तो बहुत ही इंसल्ट होगा, इससे बढ़िया है कि मैं इस लड़की से अपने लड़के की शादी करा देता हूँ। दोस्तों वह सोच करके और तैयार हो जाता है अपने लड़के से शादी कराने के लिए। उसके मन में ये भी चलता है कि शादी के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च हो चुके हैं और यह पैसे भी बच जाएंगे, इसी पैसे में इसकी शादी भी हो जाएगी। इस वजह से संदीप की शादी वहीं पर एक बगल की लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़की दुल्हन बनकर संदीप के साथ घर चली जाती है। मेरे दोस्तों इधर जो सोनम है, सोनम को 2 साल बीत जाते हैं, अभी शादी नहीं हो पाती है। वह इलाहाबाद तैयारी करने के लिए चली जाती है और रूम लेकर तैयारी कर रही थी नौकरी की। उसी वक्त उसकी मुलाकात विकास नाम के एक लड़के से होती है और विकास से मिलने जुलने की वजह से धीरे धीरे 1 साल के अंदर में उन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मेरे दोस्तों बेहद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सोनम सोचती है कि विकास बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट लड़का है और मेरी इसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी संदीप से नहीं हुई, मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। दोस्तों सोनम के मन में सब ख्याल चल रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़के को अपनी लाइफ मान रही है
वही लड़का उसकी लाइफ को बर्बाद करेगा। मेरे दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन सोनम अपने पिता से फ़ोन करती है। कहती है, पिताजी मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। आप लोग मेरा शादी इस लड़के से कर दीजिए। जब ये बात सुनते हैं सोनम के पिता, तो दोस्तों वो सोचते हैं कि पहले सोनम की शादी टूट चुकी है। सोनम शादी नहीं की थी क्योंकि जो लड़का था सांवला था। अगर मैं मना करूँगा इसे तो फिर से शादी नहीं करेगी और आगे प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से दोस्तों वो मना नहीं कर पाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटी, अगर तुमको पसंद है लड़का तो तुम शादी कर सकती हो। दोस्तों घर की इजाज़त मिल जाती है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों जो विकास है वो बहुत ही गलत व्यक्ति था और बहुत ही अधिक दारू पीता था, नशेड़ी था और कई लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। लेकिन इस बात की जानकारी थोड़ा सा भी नहीं था सोनम को, क्योंकि जब भी वो घर पर आता था और जब उससे मिलने के लिए आता था, जब उन दोनों के बीच में प्यार था, तो कभी भी ड्रिंक करके नहीं आता था। इसलिए उसको जानकारी नहीं हो पाया और इस आड़ में शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों करीब 6 महीने बीतते हैं तो मालूम चल जाता है सोनम को कि उसका जो पति है विकास वो दारू पीता है। लेकिन वह समझाती है, बुझाती है, वो कंट्रोल में रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 2 बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों जो विकास है वो दारू पीकर घर पर भी आने लगता है और सब लोग जान जाते हैं कि विकास बहुत बड़ा एक शराबी है, दारू पीता है और जुआ खेलता है। दोस्तों उसके बारे में सब कुछ सोनम जान जाती है। यहाँ तक कि सोनम जान जाती है कि उसका जो पति है वो अन्य लड़कियों के साथ बात करता है, संबंध बनाता है। दोस्तों विकास घर पर ही दारू पीकर आता था और सोनम के सामने ही दूसरे लड़कियों से बात करता था। जब यह बात सुनती थी सोनम, तो दोस्तों सोनम बोलती थी तो उसे मारने लगता था, पीटने लगता था। कहता था कि तुम घर की नौकरानी हो, घर में रहो, तुम ज़्यादा कुछ बोलोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दोस्तों इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। अब इधर सोनम बहुत पछताने लगती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की हूँ और इस तरह से मेरे शादी में इतना बड़ा बवाल आ गया। मैं जिस लड़के को बहुत अच्छा जानती थी वह लड़का इतना ख़राब निकलेगा, मुझे ज़रा सा भी भनक नहीं था। दोस्तों बहुत ही पछताने लगती है। वह एक दिन उसे छोड़ने का मूड बनाती है, लेकिन सोचती है कि मैं जब इसे छोड़ दूंगी मैं जाऊंगी कहाँ। अगर मैं इसे छोड़कर अपने घर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप भी बोलेंगे कि हम लोगों ने तुम्हारी शादी कहीं और कर रहे थे, तुमने मना कर दी और अब अपनी मर्जी से शादी की हो तो उसकी सज़ा तुम ही भुगतोगी। दोस्तों इसलिए शर्म के मारे वो अपने मायके भी नहीं जाती है और एक दिन वो अपने पति को छोड़ करके गायब हो जाती है अपने बच्चों को लेकर और इलाहाबाद में एक रूम लेकर रहने लगती है। रूम लेकर रहती है दोस्तों, वह सोचती है कि मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगी। अगर मैं अपने पति के साथ जीवन भर रहूंगी तो मेरा पति मेरे बच्चों का भी भविष्य खराब कर देगा। इस वजह से वो रूम लेकर रहती है। पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। वो फिर से पढ़ाई करने लगती है, तैयारी करने लगती है, लेकिन पैसा उसके पास नहीं था। इस वजह से जहाँ पर रूम लेकर रहती थी वहीं बगल में चौराहे पर वह शाम को सब्जी का दुकान खोल लेती है। एक ठेले पर सब्जी बेचने लगती है और सब्जी बेच करके किसी तरह से अपना जीवन आगे बहुत ही कष्ट के साथ बढ़ा रही थी। इधर दोस्तों जो उसका पहले का जो पति होने वाला था, जिससे शादी होने वाली थी, जो संदीप था, वो संदीप पढ़ लिख करके एसडीएम बन जाता है। जब इस बात की जानकारी सोनम को होती है कि जिससे उसकी पहले शादी होने वाली थी वो तो लड़का एसडीएम बन चुका है, इस बात की जानकारी जब मिलती है दोस्तों तो बहुत ही पछताने लगती है। सोचने लगती है कि अगर मेरी शादी संदीप से हो गई होती,
मैं मना नहीं करती तो आज मैं ऐश की ज़िंदगी जीती, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में, अपने माँ बाप का बात नहीं मानी। दोस्तों बहुत ही पछता रही थी। एक दिन जो एसडीएम साहब संदीप हैं, वह अपनी वाइफ के साथ घर से कहीं गए थे और जब वो वापस अपने घर पर आ रहे थे तो उसी चौराहे से वो गुजर रहे थे जिस चौराहे पर सोनम ठेले पर सब्जी बेच रही थी। जब एसडीएम साहब उस चौराहे से गुजर रहे थे तो देखते हैं उस सोनम को, तो पहचान जाते हैं। तुरंत वो गाड़ी रोकते हैं और जाते हैं उस ठेले के पास, तो सोनम अपना चेहरा छिपाने लगती है। एसडीएम साहब कहते हैं, सोनम तुम अपना चेहरा मत छिपाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख चुका हूँ, मैं पहचान चुका हूँ, तुम वही सोनम हो जिसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और जयमाला के समय से ही हम लोग वापस आ गए थे अपनी बारात लेकर। दोस्तों एसडीएम साहब कहते हैं, सोनम तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तुम्हारी तो शादी जिस लड़के से हुई थी वह तुम्हारे पसंद के लड़के से हुई थी, वो भी लड़का बहुत ही ठीक ठाक था, बहुत ही सुंदर था, स्मार्ट था। फिर तुम रोड पर सब्जी कैसे बेचने लगी? दोस्तों ये शब्द सुन करके सोनम रोने लगती है और रोते हुए वह कुछ बोलती नहीं है, सिवाय उसकी आंखों से आंसू के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर रिपीट करते हैं एसडीएम साहब, देखो सोनम पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पहले तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ कि तुम कैसे यहाँ तक आई और कैसे सब्जी बेचने लगी। तब दोस्तों सोनम कहती है कि मेरा शादी जिस लड़के से हुई थी वो लड़का बहुत ही धोखेबाज निकला, बहुत ही सुंदर स्मार्ट था, लेकिन उसके अंदर उतने ही अवगुण थे। वो एक शराबी था, एक जुगाड़ी था और अन्य लड़कियों के साथ अफेयर संबंध रखकर वो अपनी ज़िंदगी काट रहा था। जब मेरी उससे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद 2 बच्चे भी हो जाते हैं और मैं अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा पति नहीं मानता है, मुझे हर एक बात पर मारता था, पीटता था, दारू पीता था। इस वजह से मैंने सोचा कि मेरे बच्चों का परवरिश नहीं हो पाएगा, उनका भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा मेरा पति। इस वजह से मैंने उसे छोड़कर रूम लेकर पढ़ाई कर रही हूँ और किसी तरह से जीवन आगे चलाने के लिए ठेला लगाकर सब्जी बेच रही हूँ। मैं सोची कि अपने मायके जाऊँगी तो मेरे माँ बाप भी बोलेंगे कि गलती तुम्हारा है, तुमने अपनी मर्जी से शादी की हो, इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं। यह बात करते हुए देख उनकी पत्नी गाड़ी से आती है और पूछती है अपने पति संदीप से, ये तो वही औरत है जिससे आपकी पहले शादी हो रही थी। एसडीएम साहब कहते हैं, बिल्कुल सही पहचाना, ये वही लड़की है। दोस्तों एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर बैठते हैं अपने गाड़ी में और उसको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उसकी हालत यह हो गई। तो दोस्तों यह रही कहानी। इंसान को अपने जीवन में हमेशा सुंदरता पर नहीं मरना चाहिए। जो चीज़ बाहर से सुंदर दिखता है वह अंदर उतना सुंदर नहीं होता है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी सुंदरता बाहर से जितना है उतना ही वह दिल से भी सुंदर हो। इसलिए जीवन में आप कभी भी किसी भी इंसान की बाहरी सुंदरता को देखकर अनुमान नहीं लगा पाएंगे जब तक आप उसके अंदर की बात को न जान पाए। दोस्तों शादी विवाह साथ साथ रहने के लिए 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। आप जितना भी छानबीन करके खोजबीन करके शादी कर लीजिए, लेकिन वह शादी आपका रिश्ता तभी टिकेगा जब एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, धैर्य, आत्मसम्मान, ये सब चीज़ें जब आप दोनों के अंदर पाई जाएगी तभी परिवार चलता है, टिकता है। वरना परिवार एक दिन बर्बाद हो जाता है और सब लोग उसके पीछे बर्बाद होने लगते हैं। दोस्तों समय के रहते इन सब चीज़ों को आपके अंदर आना चाहिए, सुधार करना चाहिए, तभी परिवार एक दिन चल पाता है। मेरे दोस्तों यह कहानी सुनकर के आपको क्या लगा? आपको जो भी कुछ ज्ञान मिल रहा है इस कहानी से उसे सीखिए। और यह सच्ची घटना मैं आपको सिर्फ इसीलिए सुनाता हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। परिवार में ऐसी घटना होने से बचाएं आप लोग। दोस्तों ये कहानी अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।